फिजिक्स में वेक्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, हर जगह छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर वेक्टर स्ट्रांग है तो फिजिक्स एक बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं सिर्फ नीट एक्स्ट्रा एक्स पर। वेलकम बैक टू माय नीट एक्स्ट्रा एक्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेक्टर। इस चैप्टर में हम वेक्टर की बेसिक डिफिनेशन से लेकर टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। नीट लेवल क्वेश्चन तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके 13 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू ये नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। तो नोटबुक रेडी रखो क्योंकि आज वेक्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रॉपर्ली समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में हम कॉन्सेप्ट, वेक्टर में हम पढ़ेंगे क्या? वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सेकंड टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, थर्ड एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में फर्स्ट ट्रायंगल लॉ है, सेकंड पैरेललोग्राम है, थर्ड इज पॉलीगन लॉ है, फोर्थ इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट आता है और वेक्टर प्रोडक्ट आता है, इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ध्यान बात देने वाली है, इसमें डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं है कि वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब दोज क्वांटिटी, मतलब जो मेजर करे, मेजर इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे किसी चीज़, जैसे 5 kg, 5 तो एक यूनिट हो गया। जैसे ये देखो 5 kg शुगर, 5 एक यूनिट हो गया। kg 5 एक कांस्टेंट संख्या हो गया। 5 से कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर आगे केजी लिख उठा तो एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड इज टेंसर क्वांटिटी। दो प्रकार में, थर्ड इसलिए नहीं लिया क्योंकि नीट सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया है, तो हम दो ही पढ़ते हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और ऑब्जे मतलब फॉलो करे सिंपल अलजेब्रा, ठीक। और हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। इसमें मैग्नीट्यूड है बल्कि डायरेक्शन नहीं है। अब हम वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसे और फॉलो करे वेक्टर अलजेब्रा लॉ, मतलब दोनों होने के बावजूद भी वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करे, तब उसके हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। एग्जांपल जैसे देखते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर हम टेंसर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंसर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है बट डज नॉट अवे द वेक्टर अलजेब्रिक लॉ, मतलब वेक्टर अलजेब्रिक लॉ फॉलो ना करे, उसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट, अब आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रिक करंट तो मुझे स्केलर क्वांटिटी में भी दिखा था, तो हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑप्शन में स्केलर मिल जाएगा तो स्केलर में मार देते हैं, स्केलर मान के चलते हैं, ठीक। इसे होता है टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में टेंसर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा तो हम टेंसर मारेंगे। अगर स्केलर वेक्टर होगा तो हम स्केलर मारेंगे, अगर टेंसर नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेक्टर, मतलब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है बिकॉज वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव मतलब जैसे ये देखो कि θ1 θ2, यहाँ θ2 आगे आ गया, आगे पीछे, जैसे मतलब रीअरेंजमेंट सही से ना हो, θ2 θ1 हो गया, ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये गलत हो गया। और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, इसीलिए हम उसको वेक्टर एडिशन कहते हैं, उसे वेक्टर कहते हैं। ये देखो 1 2, यहाँ पर 1 2 हो गया, यहाँ 2 1 हो गया, लेकिन दोनों इक्वल है। और यहाँ पर 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं था। ये देखो अरेंजमेंट देखो, 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं था, इसीलिए ये वेक्टर लॉ लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये वेक्टर लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट, बी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट मेकिंग एनी चेंज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कार्ड पैरेलल शिफ्टिंग। मतलब ये कह रहा है कि पैरेलल शिफ्टिंग मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन पैरेलल शिफ्ट किया, मतलब पैरेलल इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, लेकिन ये पहले जैसे ऐसे यहाँ से यहाँ ले गया, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं किया, उसको हम पैरेलल शिफ्टिंग बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं, अगर हम वेक्टर विल चेंज या तो मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दिए या एक
डायरेक्शन को चेंज कर दे तो पक्का वेक्टर चेंज होगा। अगर हम दोनों को चेंज कर ले तो ऑब्वियसली वेक्टर चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई वेक्टर ही चेंज कर दे या सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर दे, जान लो कि वेक्टर चेंज होगा। इसमें कहता है वेक्टर विल चेंज इज रोटेट एंगल अदर देन 360 डिग्री। ये इसका कहने का मतलब है वेक्टर अगर रोटेट हो रहा है 360 डिग्री को छोड़कर, अगर रोटेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जान लो वेक्टर चेंज होगा। अगर 360 को छोड़कर वेक्टर रोटेट हो रहा है मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हो वेक्टर कैन नॉट डिवाइडेड, मतलब वेक्टर डिवाइड नहीं होता है। ये देखो पहले मैं बताया था इसमें डिवाइड दिख नहीं रहा है वेक्टर, तो वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनीथिंग। इट कैन एडेड हो सकता है, सब्ट्रैक्टेड होता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, मगर डिवाइडेड नहीं हो सकता। ठीक, अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हम उसे कहेंगे, देखो ये देखो सीधा ए इधर है, बी इधर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, उसे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। मगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो ये देखो यहाँ पर देखो थीटा 0 डिग्री, हम यहाँ पर पहले वेक्टर को थीटा 0 डिग्री ले लेंगे और मैग्नीट्यूड देखो बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपॉन ए। ये देखो ए पैरेलल है, बी हमारा बड़ा है ए से। ठीक, और ये अब इक्वल वेक्टर हम देखते हैं। इक्वल वेक्टर में जैसे इसमें सेम है, देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसमें इक्वल, इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। देखो बी इक्वल टू ए, इसमें भी थीटा 0 डिग्री होता है, ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर इसमें मैग्नीट्यूड कम था, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, इक्वल है, इसलिए इक्वल वेक्टर हो गया। अब यहाँ सेकंड देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब एंटी मतलब उल्टा। देखो यहाँ पर डायरेक्शन ये इधर है, ये इधर है, देख लो डायरेक्शन उल्टा है। देखो 180 डिग्री एंटी पैरेलल डिग्री बनाएगा। तो यहाँ देखते हैं वेक्टर बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड होगा तो माइनस को हम नेगेटिव और डायमेंशन लेस बोलेंगे। जो माइनस है, माइनस ये एम है, इसको नेगेटिव और डायमेंशन लेस बोलेंगे। और मैग्नीट्यूड ये देखो ये थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर उसी का पार्ट है। देखो थीटा 180 डिग्री होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इसमें देखो एंटी पैरेलल वेक्टर में इक्वल नहीं था, इसमें एंटी पैरेलल में इक्वल नहीं था। ठीक, इसमें देखते हैं को इनिशियल, मतलब जहाँ जिस वेक्टर से देखो यहाँ एक हब है, यहाँ से वेक्टर निकल रहे हैं। को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से जो वेक्टर निकले उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। और कॉनकरेंट वेक्टर मतलब जो एक पॉइंट पे, मतलब ढेर सारे वेक्टर एक पॉइंट पे आकर मिले। देखो ध्यान से देखो, इतना 5 वेक्टर है एक पॉइंट पे आकर मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं सर्वर, हम ध्यान से देखें सर्वर को, जैसे हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, मतलब हजारों लोग एक्सेस करते हैं, तो एक वेबसाइट हब होता है, तो वहाँ पर हम एक सर्वर को अटैच, मतलब उस सर्वर में वो करते हैं, कहते नहीं सर्वर ब्रेकडाउन होगा, तो एक सर्वर होता है, हब होता है, वहाँ पर सब क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हम लोग का अटैच हो जाता है। जैसे देखो सारा वेक्टर एक ही पॉइंट में मिल रहा है। ठीक, अब कोलिनियर वेक्टर हम देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, या 0 डिग्री भी हो सकता है या 180 डिग्री भी हो सकता है। कोलिनियर देखो स्ट्रेट लाइन में, तो हम इसको सीधा कर हमेशा कोलिनियर हमेशा समझ लेना कि सीधा हो, उसे कोलिनियर वेक्टर। देखो ये सीधा है, ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। अब देखते हैं 6 कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर हमें पता है, जैसे 3D को तो नहीं, 3D वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमारा 3D है, इसको हम कोप्लेनर कहते हैं। ठीक, और बेस वेक्टर को वाई को हम जे कैप कर देंगे। अगर बेस वेक्टर कोई पूछे, वाई को जे कैप कर देंगे, के को कैप कर देंगे, आई को आई कैप कर देंगे। देख लो एक्स को आई बना दिया और वाई को जे बना दिया और जेड को के बना दिया। ये हमारा बेस वेक्टर है। अब हम नल वेक्टर देखते हैं। नल वेक्टर मतलब जीरो, वेक्टर है ही नहीं, जीरो है, मतलब मैग्नीट्यूड बड़ी डायरेक्शन है ही नहीं, जीरो है, मतलब वेक्टर जीरो। अब कहेंगे सर वेक्टर जीरो कैसे है, तो हमारे साथ देख लो इतना छोटा सा एक पॉइंट रख देंगे, उसको हम वेक्टर कहेंगे। तो ना उसका मैग्नीट्यूड है ना उसका डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक, नल वेक्टर देखते हैं। नल वेक्टर हमेशा जीरो होता है, मतलब वो वेक्टर जिसमें वेक्टर जीरो हो। नल वेक्टर मतलब जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आगे जीरो लग जाता है, इसी प्रकार जीरो होता है। ये देखो ए प्लस बी वेक्टर आगे जीरो लग गया, तो नल वेक्टर को हम जीरो कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको नल वेक्टर मानते हैं। अब आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। जैसे ए, इसका फार्मूला है ए कैप से हम डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। इसका फार्मूला ये मतलब कि ए यूनिट इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर। मैग्नीट्यूड वेक्टर ये देखो यूनिट वेक्टर हमें वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर करना। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, वेक्टर को हम लेकर इसको स्क्वायर करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे से वेक्टर है तो यहाँ पर अंडर रूट पॉजिटिव में लेकर ए स्क्वायर कर देंगे। हमेशा याद रखना मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड इज डज नॉट निगेटिव ऑलवेज। अब आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हमें दोज वेक्टर व्हिच टेल अस अबाउट रोटेशन, मतलब
एक्सियल वेक्टर हम उसमें देखते हैं जिसमें जैसे रोटेशन इफेक्ट हो, जैसे सर्कुलर मोशन हो, एंगुलर, जैसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो, और जैसे ओमेगा हो, जैसे ओमेगा आ गया, इसको ओमेगा को एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, जिसमें मतलब रोटेशनल इफेक्ट आए और एक्सिस ऑफ रोटेशन आए, उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नेम द कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, इसमें को ABCD आंसर है। जैसे कोप्लेनर देखो, एक प्लेन में है, दो प्लेन में है, ये देखो एक्स प्लेन में है, वाई प्लेन में है, तो ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर, मतलब हर जगह वेक्टर पर। अब देखते हैं एंटी पैरेलल कौन हो सकता है वेक्टर, जैसे AB का एंटी पैरेलल हो गया, BC का एंटी पैरेलल हो गया, ठीक। अब को इनिशियल मतलब जहाँ एक पॉइंट से निकले उसे को इनिशियल वेक्टर करते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से एक पॉइंट से निकल रहा है तो हमारा C and D आंसर को इनिशियल हो गया, ठीक। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। जैसे एक लाइन खींच दी, उसमें एक एरो लगा दिया, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ समझने वाली बात है कि वेक्टर को कैसे पहचानते हैं। देखो वेक्टर आगे वाला जैसे ये क्रॉस है, ये देखो ये इसको हेड कहते हैं, और इस लास्ट वाले को टेल कहते हैं, ठीक। और देखो, और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ोगे तो वहाँ पर जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड आता है तो हम इसको देखो, और इनवर्ड आउटवर्ड आता है तो हम इसको ऐसे देखेंगे। देखो अगर क्रॉस है तो हम वहाँ पर इनवर्ड कहते हैं, और अगर डॉट है बीच में तो आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक। ये आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे, ठीक। अब डायरेक्शन सेंस देखेंगे, जैसे डायरेक्शन सेंस एनएलएम में आता है, ठीक। जैसे देखो ये पहले हम इसको डोनेट कर लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। हमने 4 कर लिया। और जैसे कोई डिजिट, जैसे ये एंगल दिया 37 डिग्री, प्लस समझते हैं कैसे लिखना है, डायरेक्शन को कैसे लिखना है, ठीक। जैसे 37 डिग्री है और 53 डिग्री है, ठीक। अब हम इसको यहाँ 10 न्यूटन है तो यहाँ हम आगे 10 न्यूटन लिखेंगे, और 37 की तरफ अगर हम 37 डिग्री ले रहे हैं तो हम ईस्ट को पहले नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, जिस तरफ हम एंगल पहले लेते हैं उसको हम पहले नहीं लिखेंगे। जैसे देखो 10 न्यूटन 37 आ रहा है, इससे हम 37 को पहले नहीं लिखेंगे, ईस्ट को पहले नहीं लिखेंगे, नॉर्थ को लिखेंगे। और इसमें देखो दोनों इक्वल नहीं है एंगल, इसलिए यहाँ पर O आ जाएगा, मतलब O या 2 आ जाएगा, कुछ मिलेगा, बीच में कुछ रहेगा, फिर उसके बाद तब ईस्ट लेंगे। और अगर देखो 53 डिग्री का जो हम लेंगे तो हमारा नॉर्थ पहले नहीं लेंगे, क्योंकि उस एंगल में देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये देखो 50 डिग्री नॉर्थ था, पहले इसको नॉर्थ हम नहीं लिए, 10 न्यूटन ऑफ नॉर्थ हो गया। और यहाँ पर एक बार देखते हैं, देखो 45 दोनों इक्वल है, ध्यान से देखो 45 दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर ये देखो नॉर्थ वेस्ट, तो जैसे लिख लो इसको, क्योंकि दोनों इक्वल है तो नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हो, वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना बीच में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 45 डिग्री है, ध्यान से देना, ठीक। क्योंकि बीच में 45 डिग्री है। अब आते हैं इसको डायरेक्शन, जैसे होता नहीं डायरेक्शन tan थीटा अपान y कंपोनेंट डिवाइड बाई s कंपोनेंट होता है, तो हम जैसे एनएलएम में देखते हैं, कभी सवाल पूछा जाता है, काइनेमेटिक में भी आता है, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई s कंपोनेंट होता है। तो उसमें हम डायरेक्शन बगल में जैसे ऑप्शन में डायरेक्शन दे देते तो डायरेक्शन ऐसे ही निकलता है, जिस तरफ एंगल लिया जाएगा उसको पहले नहीं लिखना है, और जिस तरफ एंगल लिया जाएगा उसको थोड़ा सा बाद में लिखना है, बस। ठीक है, देखो जैसे ये देखे 37 को ईस्ट की तरफ था, ईस्ट को बाद में लिख दिया, 37 को लिया था, ठीक। अब आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर, जैसे वेक्टर का एंगल निकालना हो तो हमें एक ध्यान रखना है, जैसे एंगल बिटवीन वेक्टर हमें मस्ट कनेक्ट करना होगा हेड को या तो टेल से टेल को, मतलब मस्ट कनेक्ट करना है कि हेड को अगर एंगल निकालना। देखो यहाँ पर जैसे ये दिया था, हम जैसे इसको ऐसे दिया था तो इसको हम हेड को हेड, ये देख लो ये हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ से थोड़ा सा और ऐसे ऐसे कर दिया तो ये हमारा टेल बन गया। तो हम 60 डिग्री निकालें, पूरा 180 था, 180 माइनस 120 हो गया, इसको तो 60 डिग्री होगा। देखो इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे थोड़ा तो पता चल जाएगा, ठीक, 60 डिग्री। फिर देखो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो यहाँ पर इसको भी हम हेड को हेड बनाए, क्वेश्चन में सेम दिया था, जैसे हेड टेल मिला था तो क्वेश्चन में हमको हेड को हेड बनाना। देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा लिख के हेड को बना लिया, थोड़ा सा आगे निकाल दिए, ये टेल हो गया, ये हमारा टेल हो गया, ध्यान से देखना, ये हमारा टेल हो गया, दोनों आगे निकाल दिए, हेड हो गया, तो ठीक 60 डिग्री हो गया। हमेशा पता है अपोजिट एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, अपोजिट एंगल 60 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ हेड था और यहाँ टेल था, इसको थोड़ा सा और आगे ले गए तो इसको टेल बना दिए, ये वाले को टेल बनाकर एंगल निकाल दिया, 180 डिग्री था, -35 45 डिग्री होगा। ध्यान दे रहे हो, देखो ये इसको हम ध्यान देखना, ये हमारा हेड है, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो इसको टेल बना लेंगे, ठीक। इसको हम पीछे ले आए, देखो ध्यान से दो, ये हमारा ये हेड है, इसको और ये हेड है, इसको और पीछे लेकर आए, ठीक, और पीछे लेकर टेल था और यहाँ पर 2 टेल था, इसलिए 180 माइनस 120 = 60 डिग्री होगा। अब देखते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इससे होता नहीं एलएनएम में आता है किस तरफ साइन थीटा रहेगा, किस तरफ कॉस थीटा रहेगा, कंपोनेंट कहते हैं, ठीक। हमेशा याद रखना, अगर जिस तरफ
थीटा रहेगा, जिस तरफ एंगल रहेगा उस तरफ कॉस थीटा हमेशा रहेगा, ध्यान देना। देखो ये थीटा है, एक कॉस थीटा हो गया, इस तरफ नहीं है तो साइन थीटा का। ये देखो लिखे हैं, जिस तरफ थीटा रहेगा कॉस आएगा, और जहाँ थीटा नहीं रहेगा वहाँ साइन थीटा आएगा। एनएलएम में यूज होगा, बहुत हर जगह यूज होता है। जैसे कोई कंपोनेंट दे दिया सी में जिस सेम फार्मूला लगता है, मतलब इस तरफ थीटा है तो उसे कॉस थीटा नहीं लेंगे, ठीक। इस तरफ थीटा है मतलब इस तरफ थीटा है तो कॉस थीटा लेंगे, सॉरी इस तरफ थीटा है तो कॉस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ साइन थीटा लेंगे। अब स्पेशल पॉइंट देखते हैं, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेटेड और रोटेटेड। रोटेटेड मतलब जैसे कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेटेड मतलब जैसे ये पेन है, जैसे पेन है, ये पेन है, ऐसे ऐसे सीधे से जा रहा है, मतलब ट्रांसलेटेड होगा। रोटेट मतलब ऐसे ऐसे पेन रोटेट कर रहा है, ठीक। डज नॉट इफेक्ट वेक्टर मतलब इफेक्ट नहीं करता वेक्टर को, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, वेक्टर को इफेक्ट नहीं करता, बट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस। मतलब वेक्टर इंडिपेंडेंट है एक्सिस से। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब कंपोनेंट डिपेंड करता है, मतलब वेक्टर नहीं डिपेंड करता। वेक्टर का कंपोनेंट डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब जो एक्सिस नाचेगा, जैसे ट्रांसलेटेड हुआ और जो रोटेशन हुआ तो एक्सिस नाचता नहीं है, तो उसमें वेक्टर डिपेंड नहीं करता, उसमें कंपोनेंट डिपेंड करता है, ठीक। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब कंपोनेंट वेक्टर अलोंग मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑलवेज जीरो, हमेशा के लिए जीरो होता है। देख लो ये ए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू जीरो तो इक्वल टू जीरो हो गया। ये कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर ए आ गया 1, ए इंटू 1 कर दोगे तो ए आ जाएगा। यहाँ देखो ए इंटू जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा। ये देखो इसीलिए लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो, हमेशा के लिए जीरो होता है। अब आते हैं एक सवाल देखते हैं, जैसे फाइंड द फोर्स व्हिच इज इंक्लाइन द एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल आल्सो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 न्यूटन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें 100 न्यूटन दिया है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 100 न्यूटन और हमें निकालना है। अब हम उस एंगल 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल की तरफ एफ कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा लगेगा तो एफ कॉस 60 लिख दिया, फट से एफ कॉस 60 लिख लिया। एफ एक्स हमें पता था 100 दिया था, इसको निकाल के हम एफ निकाल लिए। एफ हमारा 200 न्यूटन आ गया, ठीक। एफ हमारा 200 न्यूटन आ गया, तो हमारा एफ 200 न्यूटन आ गया, तो हम ये जानते हैं ये हमारा एफ हो गया, ये एफ एक्स था, ये एफ हो गया। फिर आप एफ आई को निकाल लेंगे, यहाँ देखो एफ आई छोड़ के यहाँ एफ साइन थीटा हो गया, 200 इंटू साइन 60 कर देंगे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, तो इक्वल टू 100 √3 एफ आई इक्वल टू 100 √3 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, एडिशन। सेकंड टॉपिक पे एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब पहले क्या हुआ था, पहले हम वेक्टर को समझे थे, फिर दोबारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखे थे। अब हम आते हैं सिर्फ टॉपिक, मतलब सिर्फ 5 ही टॉपिक है, मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस डॉट हो गया, कंपाउंड, मतलब वेक्टर ज़्यादा नहीं है। उसमें क्वेश्चन भी आता नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन कभी आ गया बाई चांस, लेकिन यूज बहुत होता है। जैसे बेसिक मैथ हो गया और एक वेक्टर हो गया, हद से ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक। तो अब इसको देखते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया। ट्रायंगल लॉ में हेड से टेल हम देखते हैं, अगर ट्रायंगल लॉ जैसे कोई ट्रायंगल बना है तो उसमें हेड से टेल मिला हो, और पैरेललोग्राम में टेल से टेल मिला हो, यहाँ देख रहे हो हेड से टेल, ठीक रिजल्ट। और पैरेललोग्राम में टेल से टेल, और पॉलीगन में B8 कैन दियर मोर देन 3, मतलब मोर देन 3 वेक्टर, मतलब 3 से ज़्यादा, जैसे 2 वेक्टर से ज़्यादा मतलब 2-3 वेक्टर। अब आते हैं ट्रायंगल लॉ, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर में 3 चीज़ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ में हेड से टेल अटैच होता है, पैरेललोग्राम पे टेल से टेल अटैच होता है, पॉलीगन लॉ में मोर देन 3 होता है वेक्टर, ठीक। ट्रायंगल लॉ स्टार्ट करते हैं। इन 2 वेक्टर आर फॉर्मिंग द 2 साइड, मतलब 2 वेक्टर फॉर्मिंग द 2 साइड ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल बना रहे हैं सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ट्रायंगल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब जैसे 2 साइड बना है, जब रिजल्टेंट बनेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये देखते हैं, ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, ये हमारा रिजल्टेंट था। देखो ये इधर गया, फिर ये इधर गया, तो अपोजिट डायरेक्शन पे। हमेशा याद रखना, ये देखो ये फार्मूला याद रखना, ठीक। ये फार्मूला याद रखो, फिगर उतना ध्यान मत दो, ये फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। रिजल्टेंट पूछे से रिजल्टेंट निकालना है तो होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा होगा। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। और ये देखो tan अल्फा हो गया, p परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ये देखो अगर हमें एंगल निकालना है, ट्रायंगल लॉ का एंगल नहीं पूछा, अल्फा निकालना। अगर हमें अल्फा निकालना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। देखो परपेंडिकुलर b sin थीटा हो गया, अल्फा हमेशा ध्यान रखना, अगर अल्फा दिया है तो a नीचे आएगा, ठीक, और b sin b cos थीटा याद आएगा। देख रहे हो a + b cos थीटा होगा, इसको याद रखें। और tan बीटा, अगर बीटा दिया है तो a ऊपर जाएगा और बीटा हमेशा नीचे ही आएगा, ठीक। ध्यान रखना, बीटा अल्फा दिया था बी आ गया, और बीटा दिया था आ गया, a sin थीटा प्लस सेम फार्मूला है, सिर्फ ध्यान रखने वाला बीटा पूछा है कि अल्फा पूछा है, ठीक। क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्फा पूछा है बीटा पूछा है। यहाँ पे देखो बीटा पूछा था तो a sin थीटा b + a cos थीटा, ठीक।
हम यहाँ देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखते हैं हमसे, जैसे ये फिगर बना है पैरेललोग्राम पे, बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट हो गया, थीटा हो गया। इसमें एक ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे ए वेक्टर अगर बड़ा है बी वेक्टर से, लेकिन इसमें अल्फा छोटा होगा बी वेक्टर से। देखो ए वेक्टर ध्यान देना, ए वेक्टर ग्रेटर देन बी वेक्टर, देन अल्फा स्मॉल हो गया बीटा से। ठीक, अगर बीटा बड़ा है, अगर बी वेक्टर बड़ा है तो बीटा छोटा हो जाएगा। हमेशा ध्यान शुरू से देखो, से ए वेक्टर बड़ा था तो अल्फा छोटा हो गया, और अगर बी वेक्टर बड़ा है तो बीटा छोटा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। से दो वेक्टर पी एंड क्यू आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 2p है, वन इंक्लिनेशन चेंज ऑफ 180 डिग्री, रिजल्टेंट बिकम हाफ, फाइंड द पी क्यू। इसमें कह रहा है दो वेक्टर दिया है, p है और q है, इंक्लाइंड एट एंगल, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट 2p है, वन इंक्लिनेशन चेंज 180 डिग्री, रिजल्ट बिकम। देखो हम रिजल्टेंट का फार्मूला हमें पता है। ठीक, ये देखो रिजल्टेंट का फार्मूला पता है, तो हमने रिजल्टेंट हमें 2p दिया है, यहाँ 2p रख लिए और p स्क्वायर 2pq cos थीटा लिख लिए। अब यहाँ पर 4p हो गया, यहाँ p स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3p स्क्वायर होगा, तभी हमारा ये इक्वेशन बन गया। ठीक, अब हमें पता है 180 माइनस थीटा, वन एंगल 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ये हमारा ASTC रूल आया है, क्योंकि बेसिक मैथ में हम पढ़े हैं। ठीक, अब यहाँ पर p वेक्टर को सीधे लिखेंगे, सेम करेंगे, हम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस कॉस थीटा आ गया। ये देखो, यहाँ देखो ये क्वेश्चन से हमारा ये देखो cos 180 माइनस थीटा से माइनस कॉस थीटा मिला, तो यहाँ पर हम यहाँ पुट किए तो यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक, जब दूसरा इक्वेशन मिल गया यहाँ पर हमें क्यू स्क्वायर आ गया, तो हम क्यू स्क्वायर को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक, क्यू स्क्वायर देखो 2p क्यू cos थीटा को क्यू स्क्वायर बोलेंगे, देखो 3p क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो गया, देखो 2q p अपन क्यू अंडर रूट 2/3 होगा। ठीक, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। ठीक, अच्छा सवाल था। ठीक, हैं जैसे ये दो वेक्टर है 6 न्यूटन 8 न्यूटन है और इंक्लाइन कर रहा है 120 डिग्री। अब इसमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालो, फिर एंगल निकालो 6 न्यूटन का और एंगल निकालो 8 न्यूटन का। ठीक, तो इसमें पहले हम रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फार्मूला ये था, रिजल्टेंट हम ऐसे भी डोनेट करते हैं a प्लस बी आ जाए कि रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। ठीक, यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, तो हम वहाँ 36 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 48 माइनस 1/2 करके अंडर रूट 100 माइनस 48 इक्वल टू अंडर रूट 52 न्यूटन आ गया। ठीक, ये हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर हम 10 अल्फा का मतलब जैसे ये देखो ये हमारा 6 न्यूटन निकालना है, जो हमें निकालना है उसको नहीं लेना। देखो क्या कहते हैं 10 अल्फा मतलब यहाँ पर 8 साइन 180 डिग्री आ गया, जो निकालना था वो पर नहीं लेना था, फिर प्लस 6 आ गया, फिर 8 cos थीटा आ गया अल्फा का। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 10 बीटा हम देखते हैं, 10 बीटा देखते हैं। देखो बीटा जगह अगर बीटा है तो हम इसको यहाँ देखो 6 साइन 120 हो गया, 8 नीचे आ गया, फिर 6 cos 30 हो गया। देखो यहाँ पर ऐसे कर अंडर रूट 3/2/5 10 थीटा अंडर रूट 3/5 आंसर आ गया। ठीक, स्पेशल पॉइंट देखते हैं, वेक्टर एडिशन इज ए कम्यूटेटिव लॉ, मतलब वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। जैसे कि a प्लस बी लिख दिया, b प्लस ए, मतलब इसे आगे, इसे देखो ये आगे है, इसको आगे उल्टा करके आगे ले आया, ये हो सकता है, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। वेक्टर एडिशन हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं। और वेक्टर एडिशन जैसे देखो a प्लस बी b प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ नहीं कम्यूटेटिव बोलते, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, अब वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव होता है। देखो a प्लस बी प्लस सी हो गया, अब b को इसके साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक, एडिशन, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। फिर व्हेन a पैरेलल b a वेक्टर पैरेलल b वेक्टर आर जीरो, मतलब जीरो, अगर जीरो आ गया तो cos जीरो मतलब ये cos जीरो मतलब 1 होता है, तो cos जीरो मतलब 1 हो गया, तो r मैक्सिमम 0 डिग्री पर r मैक्सिमम होता है। देखो cos 1 हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 हो। ठीक, जब थीटा 0 हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। अब देखते हैं a प्लस बी एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल है जैसे देखो cos 180 देखो -1 हो गया, यहाँ रिजल्टेंट मिनिमम होगा। अगर cos 180 डिग्री है, जैसे 180 डिग्री मिल गया तो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये रिजल्टेंट मिनिमम होगा। ठीक, अब इफ टू वेक्टर इज अनइक्वल मैग्नीट्यूड और देन रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो, मतलब इसका कहने का मतलब दो वेक्टर अनइक्वल, इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं है, रिजल्टेंट नेवर भी जीरो, मतलब रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, इसमें देखते हैं 6 पॉइंट देते हैं। इफ बी वेक्टर इज अनइक्वल मैग्नीट्यूड
मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रीजन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है लेकिन इसमें 3 कोप्लेनर रिक्वायर्ड है, मतलब तीन कोप्लेनर, जैसे एक्स आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के हो गया, तो इसके हिसाब से रिक्वायर्ड हम जीरो रिजल्टेंट कह सकते हैं। जैसे रिक्वायर्ड मतलब तीनों एंगल बराबर हो गया तो तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये देखो F3 है, F1 F2 ये दोनों मिलकर ये बराबर हो गया, F3 को कैंसिल कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जीरो हो गया। अगर ये दोनों बराबर ना होता तो जीरो नहीं होता, ठीक है। यही कहने का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल मैग्नीट्यूड बी एंगल बाइसेक्टर। मतलब रिजल्टेंट अगर रिजल्टेंट इक्वल है, रिजल्टेंट दो वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड बिल रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर। इसका कहने का मतलब है अगर दो वेक्टर इक्वल है, मतलब जैसे ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो हमें जैसे 1 इक्वल टू 1 हो गया, मतलब समझ रहे हो, 1 इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू यहाँ पर 2a cos थीटा बाई 2 फार्मूला होगा। रिजल्टेंट ऐसे निकाल लेंगे, इसको ये फार्मूला नहीं लगाएंगे तो ये वाला, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। अगर दोनों रिजल्टेंट इक्वल है तो हम तुरंत ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, लेकिन उसमें लगाएंगे एडिशन में लगाएंगे, और सब्ट्रैक्शन में आप पीछे देख रहे हो वहाँ साइन आ जाता है, ठीक। यहाँ पर एडिशन में लगा लेंगे आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड वेक्टर हैविंग लार्ज मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इंक्लाइन वेक्टर, जिस तरफ लार्ज मैग्नीट्यूड होता है उस तरफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब मुड़ा होता है, उस तरफ टिल्टेड होता है, ज़्यादातर झुका होता है, ठीक। देखो ए वेक्टर ज़्यादा है बी वेक्टर से, लेकिन बीटा ज़्यादा हो गया अल्फा से, ठीक। इसमें देखो अल्फा ज़्यादा है बीटा से, इसमें बी वेक्टर ज़्यादा हो गया ए वेक्टर से, ठीक। और यहाँ देखते हैं इफ एंगल 120 डिग्री ए इक्वल टू बी देन रिजल्टेंट विल बी। देखो जैसे क्वेश्चन है थीटा 120 डिग्री आ गया और रिजल्टेंट ए इक्वल टू बी आ गया, देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी। यहाँ पर देखो 2a cos थीटा बाई 2 लगाए, 2a आया, यहाँ पर cos 60 1/2 हो गया। रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा r इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट ए आ जाएगा, ठीक। इफ एंगल बिटवीन इज 90 डिग्री रिजल्टेंट वेक्टर विल बी। 90 डिग्री में cos थीटा 0 हो जाता है, तो यहाँ इसको 0 लेकर ये हमारा पूरा हट गया, तो हमारा जब हट गया तो r इक्वल टू √a² प्लस b² बचेगा, ठीक। ये हमारा r मैक्स, ये हमारा 90 डिग्री पे रिजल्ट ये मिलता है, ठीक। क्योंकि cos 90 डिग्री 0 हो जाता है तो ये हट जाता है, तो हमें ये मिलता है। ये कोलिजन में मिलेगा, ठीक है। ये कोलिजन में पूछा जाएगा इफ 3 वहाँ पर 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट हम यही निकालते हैं, a² प्लस b² प्लस c², ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं, देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका रिजल्टेंट निकालना है 3i कैप 4 कैप, ये देखो √3² प्लस 4² 5 आ गया। अब tan अल्फा निकाल लो, y कंपोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। अब पूछो कि सर यहाँ पर उस वाला अल्फा नहीं लगा, जैसे जो मतलब जैसे ए बी साइन थीटा, जैसे बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा वाला नहीं लगाए, तो उसमें कंपोनेंट होगा तब वो फार्मूला लगेगा। इसमें कंपोनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर tan अल्फा का y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट हुआ, ठीक है। तो 50 डिग्री आ गया, ठीक। 50 डिग्री लिखेंगे तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गए, 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ नहीं है, ईस्ट की तरफ था, इसलिए नॉर्थ पहले आ गया। 37 देखो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट पहले आ गया, ईस्ट 37 नॉर्थ की तरफ था, इसलिए ईस्ट पहले आ गया, ठीक। ऐसे ये भी हो गया। देखो हम देख लेना, यहाँ मैंने कहा था मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव होता है, मतलब मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे, हमेशा किसी माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाता है। देखो √4 + 1 √5 हो गया, ठीक। यहाँ पर सेम ऐसे रिजल्टेंट निकाला गया है, सेम यहाँ पर भी रिजल्टेंट निकाला गया है √a² प्लस -3, ठीक। इसका भी निकाल रहा है। इसमें देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर, पूछ लिया मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो a इक्वल टू √3² प्लस 4², ये देखो √2 आ गया। यहाँ tan अल्फा पूछ रहा है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। tan अल्फा का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये स्लोप में बहुत आता है, जैसे स्लोप y कंपोनेंट हमारा 4 हो गया, देखो j कैफ है y कंपोनेंट है, ये हमारा x कंपोनेंट, तो ये हमारा 3 आ गया, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं इफ मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है रिजल्टेंट 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन भी है, 3 न्यूटन भी है, 4 न्यूटन भी है। फाइंड एंगल बिटवीन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, हमें एंगल निकालना है, 2 बीच का 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का बीच का एंगल निकालना है, ठीक। हमें थीटा नहीं पता है, और रिजल्टेंट दे दिया है, देखो 4 लिखाकर सब सेम लिखने, सेम फार्मूला लग रहा है, ध्यान से देखना। √a² प्लस b² 2ab cos थीटा है, 2² प्लस 3² 2 × 3 cos थीटा हो गया। फिर 60 = 4 + 9 + 12 cos थीटा हो गया। यहाँ देखो 60 प्लस cos थीटा, तो यहाँ 60 से 60 - 13 है, यहाँ पर इस तरफ जाएगा 30 तो माइनस हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर 12 cos थीटा हो गया, cos थीटा होकर 3/1/4 आ गया, ठीक। cos थीटा और cos थीटा लिखेंगे, cos इस तरफ आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक। दिस इज ए गुड आंसर, एंगल हमने निकाल लिया है। इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन स्लोप, ठीक। इसमें देखते हैं 2 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन 6 न्यूटन, एंगल 60 डिग्री दिया है, फाइंड। इसमें देख रहे हो
इसमें एंगल भी दे दिया है, मैग्नीट्यूड भी दे दिया है। तो हम इससे पहले से पूछा है मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट निकालो पहला हमें, और दूसरा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का निकालो। ठीक, तो यहाँ हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab 4 कॉस थीटा लगाकर रिजल्टेंट आ गया 2√119 आ गया। ठीक, अब टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा का फार्मूला कंपोनेंट था, तो टेन अल्फा का फार्मूला बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। बी साइन थीटा हमें पता ही है, बी साइन थीटा हमारा 6 था, 6 बी मतलब 6 हमारा 6 था, 6 यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ 4 पूछा था, एंगल 4 हमें निकाला था। ठीक, एंगल 4 पूछा था, तो जब 4 पूछा एंगल, तो हमारा 4 नीचे आएगा। हमें पता है जब कोई चीज़ 4 पूछा है तो 4 हमारा नीचे आएगा, तो 4 आ गया। तो 63 120 डिग्री का कॉस 120 डिग्री का कॉस 160 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। तो इक्वल टू 3√3/7, ये अल्फा 10 - 1 3√3/7 आंसर आ गया। ठीक है, अब ट्रायंगल ला हम ये एक चीज़ ये देखते हैं, इससे बहुत बार पूछता है कि कौन सा ट्रायंगल ला है। मतलब देखो वाई, देखो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है w वेक्टर प्लस x वेक्टर प्लस z वेक्टर। ये हमें ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट है। ठीक, रिजल्टेंट है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं z माइनस w माइनस x वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। रीअरेंजमेंट, ठीक, रीअरेंजमेंट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पहचानेंगे, जैसे ऐसा ऑप्शन आ गया और ये पूछ रहा है हमें पहचानना, तो हमें देखना है पहले रिजल्टेंट को देखना है। रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट का हेड मिलेगा। रिजल्टेंट बाकी सब में हेड हमें पता था, उसमें ट्रायंगल नाम में वहाँ हेड टेन मिलता था इसे, लेकिन ध्यान रखना रिजल्टेंट से हम करेंगे। रिजल्टेंट जेड है हमारा, तो यहाँ देखो हेड मिल रहा है, इसमें देखो हेड नहीं मिल रहा है, इसमें देखो हेड नहीं मिल रहा है, जेड है। ठीक, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे, इसको अपली ऑफ ट्रायंगल ला। ठीक, ट्रायंगल ला को पहचानने का तरीका ही है, रिजल्टेंट हमेशा देखेंगे उसमें हेड मिलना चाहिए, तो उसको हम रिजल्टेंट बनाएंगे। बहुत बार ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे मिलता है, तो रिजल्टेंट देख ऐसे इसको रीअरेंजमेंट करके इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट आगे आ जाएगा। बहुत बार ऐसे मिलता है। ठीक, अब देखते हैं द वेक्टर ऑफ ट्रायंगल फॉर द गिवन। ये देखो a प्लस बी माइनस रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट हमारी हो गया। ये देखो रिजल्टेंट, यहाँ तो दो हेड मिल रहा है। यहाँ देखो a प्लस बी, यहाँ पर माइनस आर हो गया। ध्यान दो, यहाँ रिजल्टेंट में माइनस आर हो गया, तो माइनस आर हो गया, यहाँ पर हेड नहीं मिलेगा अब, क्योंकि यहाँ माइनस आर हो गया, क्योंकि हमने इक्वेशन दिया था, हम उसको बनाए रीअरेंजमेंट किया, तो माइनस रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट हमारा हेड इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा क्लोज लूप हो जाएगा, मतलब सर्किल। क्लोज लूप मतलब ये देखो इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इसकी मतलब सर्किल की तरफ हो जाएगा। वहाँ कुछ जो था वो सर्किल की तरफ नहीं था, ये सर्किल की तरफ हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना, सर्किल की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें याद होना चाहिए डायरेक्ट। जैसे जब हमें दो वेक्टर इक्वल हो, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल हो, तो हम एंगल 60 डिग्री, एंगल थीटा 60 डिग्री होगा, तो हमें रिजल्टेंट ये मिलेगा √3a मिलेगा। और 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट √2a मिलेगा। और थीटा 120 डिग्री होगा, रिजल्टेंट हमारा सिर्फ सिंगल a मिलेगा। ठीक, ये याद होना चाहिए। जब हमारा रिजल्टेंट इक्वल होगा, जब हमारा दो वेक्टर इक्वल होगा, तो सीधा सीधा याद होना चाहिए cos 60 डिग्री √3a मिलेगा, और cos 90 डिग्री √2a मिलेगा, cos 180 और r=a मिलेगा। ठीक, और अल्फा और बीटा हमें सेम रहेगा। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, थीटा से 2 डिवाइड कर दो, तो हमें अल्फा बीटा मिल जाएगा। इसमें अल्फा बीटा दोनों सेम रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। a प्लस बी √3a, हमें ये ध्यान रखना है, ये हमें रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ऐसे भी सिंपल करते हैं, मतलब रिजल्टेंट ऐसे, इसको रिजल्टेंट लेके चलेंगे। रिजल्टेंट ऐसा ही होता है, जैसे a प्लस बी रिजल्टेंट होगा, क्योंकि जैसे a माइनस बी वो भी रिजल्टेंट है, और ये भी a प्लस बी, ये एडिशन का रिजल्टेंट है, और a माइनस बी वो डिफरेंशिएशन का, मतलब डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। हमें रिजल्टेंट √3 दिया है, हमें एंगल निकालना है a b का। ठीक, तो हम यहाँ r लिख लेंगे 2a cos थीटा, √3 आ गया, 2a का cos थीटा/2 हो गया, 2 cos थीटा/2 √3/2 हो गया, थीटा/2 हो गया। अब इसको √3/2 को cos 30 बोलते हैं, थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। गुड क्वेश्चन। ठीक, अब ये देखते हैं, जैसे a प्लस 2ab, ये हमें रिजल्टेंट है। ये इसको हम देखेंगे, ये a प्लस 2ab रिजल्टेंट है। देखो ये a वेक्टर 4 दिया है, b वेक्टर 2 दिया है, एंगल 60 दिया है, हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें रिजल्टेंट का फार्मूला लगा है, फट से निकाल लेंगे। √48 आ जाएगा, और 48 का 4 का स्क्वायर, देखो 4 का 16 × 3, 16 32 16 48 हो गया। इसको देखो 16 × 3 हो गया, तो ये हमें ऐसे करना है। 16 का √4 हो गया, √3 हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, इफ रिजल्टेंट इज a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a, मतलब रिजल्टेंट a b परपेंडिकुलर है a का, फाइंड द एंगल बिटवीन a b, हमें एंगल निकालना है बिटवीन a का। तो रिजल्टेंट हमारा पता है, रिजल्टेंट a b का परपेंडिकुलर है a का, तो हमें tan 90
ध्यान देना है। यहाँ एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला पता है कि कंपोनेंट है, तो हमें पता है कि टेन अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 1090 दे दिया है, 1090 1/0 होता है, बी साइन थीटा ए प्लस, क्योंकि ये 1/0 को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा को उठा ले, बी नीचे आ गया और यहाँ ए प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ कॉस को रोट कर माइनस ए बाई बी आ गया। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ गया ए माइनस बी आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ सब मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर 8 न्यूटन, दो वेक्टर का सम 8 न्यूटन, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर स्मॉलर फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब रिजल्टेंट हमें 4 न्यूटन दिया है और सम मतलब ए जैसे मतलब जैसे ऐड करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 8 न्यूटन दिया है। देखो रिजल्ट हमें 4 दिया था और सम ये दिया था, तो हम सम से ये निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, बी वेक्टर निकाल लेंगे और हम लगा देंगे। ये देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस इसका ये देखो रिजल्टेंट जब इसको उसका कर देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ध्यान देना 90 डिग्री में कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो हमें ये वाला रिजल्टेंट निकाल, ये तब ये रिजल्टेंट मिलेगा। तो हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा ये फार्मूला लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा हम यहाँ पर हम बी को इस तरफ ले लिए हैं। ठीक, यहाँ बी को इस तरफ ले लिए हैं और रिजल्टेंट को इस तरफ ले लिए हैं। ठीक, आप कोई भी कहीं भी ले सकते हो। देखो 8 माइनस बी ए स्क्वायर करेंगे और प्लस रिजल्टेंट को 4 स्क्वायर करेंगे, प्लस ए का स्क्वायर करेंगे, सेम स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस 64 प्लस ए स्क्वायर करेंगे, माइनस 60 ए इक्वल टू 16 प्लस ए स्क्वायर करेंगे, 64 माइनस 60 ए इक्वल टू 16 करेंगे, फिर 64 में 16 करेंगे, इसके बाद 48 बचा, यहाँ 64 में माइनस 16 हो गया। ठीक, 16 तो 48 इक्वल टू 16 हो गया, ए इक्वल टू 16 16 32 48, 3 आंसर आ गया, 3 से कट जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड रिजल्टेंट 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो हमें पता है इसका 3 न्यूटन 4 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या देगा, 5 न्यूटन देगा। देखो 5 न्यूटन आ गया। अब पूछ रहा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस जब पूछ रहा है तो हमें ये ध्यान देना है, एक्स एक्सिस को आगे नहीं लिखना है। तो हमें 10 अल्फा पूछा है तो बी साइन 10 एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो हमें यहाँ देखना है कि कंपार्टमेंट, यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला लिएगा। जो कंपोनेंट है नहीं तो ये वाला फार्मूला लिएगा, 10 अल्फा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। तो हमें पता है वाई हमारा 4 है, ये देखो वाई हमारा 4 न्यूटन है और एक्स हमारा 3 न्यूटन है, तो 10 इक्वल टू 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक, देखो वाई हमारा 4 न्यूटन है, ठीक, तो वाई अपन एक्स कर देंगे तो 4/3 इक्वल टू 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसमें ये देखते हैं। अब आते हैं पॉलीगन लॉ, दिस इज थर्ड एडिशन वेक्टर में तीसरा सब टॉपिक है। ठीक, पॉलीगन लॉ कहता है कि सम कुछ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं बाय साइड पॉलीगन इन सेम ऑर्डर इफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द क्लोजिंग साइड पॉलीगन अपोजिट ऑर्डर। मतलब कुछ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन के सेम ऑर्डर में, पॉलीगन सेम ऑर्डर में होते हैं। कुछ वेक्टर जो क्लोज करते हैं तो अपोजिट ऑर्डर में हो जाते हैं, कुछ सेम ऑर्डर में होता है, कुछ अपोजिट ऑर्डर में होता है। ये देखो सेम ऑर्डर में है। ठीक, ये देखो अपोजिट ऑर्डर में है, देखो ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये देखो इस तरफ जा रहा है, ये सेम ऑर्डर में जा रहा है। ठीक, ये भी सेम ऑर्डर में है। ये देखिए यहाँ से दो पॉइंट मिल रहे हैं। स्पेशल पॉइंट देखते हैं, इन पॉलीगन ऑल द वेक्टर टेकन सेम ऑर्डर। अगर पॉलीगन सेम ऑर्डर में हो तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। देखिए नल वेक्टर में कहा था आगे नल वेक्टर 0 मान के चलो, तो पॉलीगन ऑल वेक्टर सेम ऑर्डर, मतलब पॉलीगन सेम ऑर्डर में है, पॉलीगन सेम ऑर्डर में है तो नल वेक्टर रिजल्टेंट उसका नल वेक्टर होगा, नल वेक्टर मतलब 0 होगा। ठीक, यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट देखते हैं, if n coplanar vector of equal magnitude are arranged at equal angle separation with resultant is always 0, हमेशा 0 होगा। मतलब n कोप्लेनर वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है और अरेंज है इक्वल एंगल। ध्यान देना, ये इक्वल मैग्नीट्यूड एंगल कोप्लेनर है, उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। मतलब कोई कोप्लेनर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसका एंगल भी इक्वल है, तो हमेशा उसका रिजल्टेंट 0 होगा। ठीक, अब पढ़ते हैं चौथा टॉपिक, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। चौथा टॉपिक पढ़ते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब जो पहले पढ़ रहा था वो वेक्टर एडिशन पढ़ रहा था। ठीक, वहाँ पर रिजल्टेंट को हम कैसे डिनोट करते थे, जैसे रिजल्टेंट को हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते थे मैग्नीट्यूड को रिजल्टेंट। यहाँ पर देखो ध्यान देखना, वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट, ये देखो ए माइनस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। जो ये देखो मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कहीं ऐसा दिखा मिल जाए तो ये समझ लेना ये रिजल्टेंट ही है। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं ये क्या पूछ लिए, ध्यान रखना ये रिजल्टेंट ही है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो भी रिजल्टेंट है। ठीक, वो भी रिजल्टेंट है। ठीक, हमेशा ये ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट है,
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका, इसमें सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें एक छोटा सा चेंज रहता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ ध्यान दे रहे हैं माइनस आ जाएगा, यहाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ माइनस लग जाएगा, जो एडिशन वेक्टर में था यहाँ माइनस लग जाएगा, 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ए माइनस बी वेक्टर में रिजल्टेंट इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। ठीक, यहाँ पर देखो 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री देंगे तो ये भी सेम मिलेगा, और थीटा 90 डिग्री पर ये भी सेम मिलता है। ठीक, थीटा 90 डिग्री, तो हमें पता है 90 डिग्री पे हमें वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन सेम मिलता है। ठीक, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन 90 डिग्री में हमें सेम मिलता है। यहाँ पर वही है, अल्फा सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ नीचे माइनस आ गया, अल्फा निकालने के लिए सेम फार्मूला है, सिर्फ माइनस आ गया, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देना, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम। नोट में देखते हैं, वेक्टर इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री होता है। ए प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट है, हमेशा याद रखिए रिजल्टेंट और ए माइनस बी का रिजल्टेंट इक्वल होता है। यहाँ ऊपर हमने देख लिए हैं कि इक्वल होता है। ठीक, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, ये जब रिजल्टेंट निकलता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकलता है, तो वहाँ सेम होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है। ठीक, ये देखो ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी आर मस्ट बी नल वेक्टर, नल वेक्टर अगर जीरो मिल जाए, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, बहुत बार पूछा गया है AIMT में। देखो इसमें हम यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ 90 डिग्री क्यों नहीं आया, ये डायरेक्शन कह रहा है, डायरेक्शन में इसलिए नल जीरो ले लिया गया। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों कट जाएंगे, इस मस्ट बी जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी 90 डिग्री था, 90 डिग्री पे ये बन रहा है, देखो 90 डिग्री पे ये बन रहा है, 90 डिग्री पे ये दोनों बन रहे हैं, तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ नल वेक्टर जीरो होगा। तो याद रखना नल वेक्टर जीरो होगा। और यहाँ देखो अगर दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ वेक्टर एडिशन में 2a cos थीटा बाई 2 था, यहाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में 2a sin थीटा आ जाता है। यहाँ देखो जहाँ वहाँ cos थीटा था, यहाँ sin थीटा हो जाएगा। ठीक, स्पेशल पॉइंट देखते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब यहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, मतलब कहना क्या चाहते हो, यहाँ देखो a माइनस बी लिखा, लेकिन b हमने आगे ले लिया तो यहाँ वैलिड ही नहीं है। ठीक, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो करता, मतलब किसी के साथ एसोसिएट नहीं होता। देखो a माइनस बी इक्वल टू सी, ये सेम था, अब b को हम इसके c के साथ एसोसिएट किए, फॉलो ही नहीं करा। ठीक, अब यहाँ थर्ड देखते हैं, इफ a इक्वल टू b देन रिजल्टेंट विल बी एंगल बाइसेक्टर, ऊपर एक्सप्लेन किया था। ये देखो रिजल्टेंट हमारा 2a sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारा 2a sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, रिजल्टेंट ये हमारा, इसका रिजल्ट अगर दो वेक्टर हमारा इक्वल है और वेक्टर एडिशन है, यहाँ ध्यान देना वेक्टर एडिशन पूछा इसलिए साइन लग रहा है, अगर वेक्टर एडिशन नहीं वेक्टर सब्ट्रैक्शन है इसलिए साइन लग रहा है, और वेक्टर एडिशन में कॉस लगेगा, ध्यान देने की वाली बहुत पॉइंट है। ठीक, यहाँ देखो हम यहाँ देखते हैं थीटा 60 डिग्री है और यहाँ दो वेक्टर हमें इक्वल है, तो हम सेम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर है, जो रेड कलर का है, सेम फार्मूला लगाएंगे, r इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का, यहाँ साइन 30 डिग्री होगा, 2 से कटिएगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटिएगा तो हमारा r इक्वल टू रिजल्टेंट हमारा a आ जाएगा। ठीक, रिजल्टेंट a इक्वल टू b इक्वल टू आ जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें देखते हैं a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट है, हमारा a इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू a फाइंड a माइनस b, मतलब कहने का मतलब है इसमें दोनों वेक्टर इक्वल है। दोनों वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब हमारा थीटा 120 डिग्री होता है वेक्टर एडिशन में। वेक्टर एडिशन में हमारा वेक्टर कब इक्वल हुआ था, जब 120 डिग्री था, जो ट्रिक बताए थे, जो √3a आ रहा है 60 डिग्री, √2a आ रहा है 90 डिग्री और a सिर्फ आ रहा है तो 120 डिग्री। देखो यहाँ वेक्टर एडिशन इक्वल है तो यहाँ 120 डिग्री हमें एंगल पता चल गया, जब हमें एंगल पता चल गया तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है माइनस में, तो हम साइन लिख लेंगे 60 डिग्री का √3 आ जाएगा। ठीक, ध्यान देने वाली बात है, √3 आ जाएगा, 60 हमें ये निकाल लेना है क्योंकि इसी से हमें आइडिया लगेगा ये मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ ये देखते हैं a कैप प्लस b कैप इक्वल टू √3, तो हमें ये ध्यान देना है a कैप प्लस b कैप इक्वल टू √3 है, तो हमें a कैप को 1 डोनेट करके चलना है और b को भी 1 मान के चलना है, तो हमें ये ध्यान देना है। यहाँ देखो 1 यहाँ a वेक्टर b वेक्टर दोनों इक्वल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दोनों 1 है, दोनों क्योंकि a भी 1 है b भी 1, दोनों वेक्टर इक्वल है। ठीक, तो हमें पता चल गया दोनों वेक्टर इक्वल है, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, ये वाला फार्मूला लगेगा, √3 आया है तो वहाँ ट्रिक में देखते 60 डिग्री होगा, तो वहाँ तो हमें तुरंत पता चलेगा 60 डिग्री से, तभी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, हमें पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक लगाना है। ठीक, पेपर में 7 √3 2 1 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल टू
√3 2/2 थीटा। देखो 60 डिग्री निकला लास्ट में। अब इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट निकालेंगे। तो हम निकालेंगे 60 डिग्री है तो देखो 1 स्क्वायर और बी का 4 स्क्वायर हो गया -2 1 × 4 cos 60 डिग्री √3 आ गया, ठीक। √13 आ गया, इसका भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर a - b इसका टू √2 है। अब √2 है तो यहाँ पर हम जानते ही हैं, यहाँ पर √2 ये 90 डिग्री है, पता चलेगा तब भी हम निकाल लेंगे क्योंकि दो वेक्टर इक्वल है। ध्यान से देखो, दो वेक्टर इक्वल, ध्यान से देखो, यहाँ 1 1 है तो दो वेक्टर यहाँ पर भी इक्वल है। यूनिट वेक्टर भले है, ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर भी दो वेक्टर इक्वल है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट हम √2 लेकर 2 sin/θ/2 लगाकर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री θ/2, थीटा हमारा 90 डिग्री। अगर हम ट्रिक से निकाल, ट्रिक हमें याद तो ट्रिक याद है तुरंत हमें 90 डिग्री पता चल जाता है कि √2 90 डिग्री, ठीक। तो हम रिजल्टेंट ये इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। √1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 90 डिग्री का जानते हो cos 90 0 होता है तो √5 आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट पहचानना है, ठीक। ये क्वेश्चन है एनएलएम में यूज होता है इसलिए इसको भी ले लिए हैं। देखो ये यहाँ पर डिग्री, यहाँ एंगल है। हमने क्या कहा था कि जिस तरफ एंगल रहेगा उस तरफ cos थीटा आएगा। देखो 5 cos थीटा आ गया, ठीक। 5 cos थीटा 30 डिग्री आ गया, ठीक। यहाँ एंगल नहीं था इसलिए इस तरफ साइन आ गया, 5 sin 30 डिग्री आ गया, ठीक। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर ये दिया है तो हम इसमें देखते हैं। जैसे ये हमारा 5 न्यूटन दिया है तो हमारा 37 ये है, एंगल की तरफ है, ध्यान से देखो एंगल की तरफ है तो हम यहाँ cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 cos 37 तो 5 cos 37 का वैल्यू 4/4 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 4 न्यूटन आएगा। x की तरफ 4 न्यूटन आ गया। फिर हम इस तरफ देखेंगे 5 cos 53 डिग्री 5 × 3/5 5 से 5 कट गया, -x की तरफ 3 न्यूटन आ गया, ठीक। अब यहाँ पर y की तरफ देखेंगे, y की तरफ हमारा y कंपोनेंट है। यहाँ पर एंगल नहीं था इसलिए यहाँ पर sin थीटा आएगा। sin थीटा sin 53 डिग्री होगा, ये वाला लेंगे sin 53 डिग्री तो यहाँ 4 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ 37 देखो 5 sin 37 इक्वल टू 3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। कन्वर्ट कर आ गया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों यहाँ 4 न्यूटन था 3 न्यूटन था तो माइनस हुआ 4 और 3 न्यूटन था 4 3 तो यहाँ 1x हो गया, 1x हो गया। देखो 1 आई कैप हो गया। और यहाँ सब मिले, यहाँ 7 न्यूटन था और यहाँ 5 न्यूटन था। 7 में से -5 न्यूटन निकला तो 2 न्यूटन बचा। यहाँ देखो 2j कैप हो गया। इसका रिजल्ट निकालेंगे √5 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। ABC वेक्टर हमारा ABC है मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड 5 एंड 5 रिस्पेक्टिव डायरेक्शन ABC टूवर्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। हमारा A हमारा ईस्ट है, B हमारा नॉर्थ ईस्ट है और C हमारा नॉर्थ है। इफ I and J आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली, इज द सम A + B इन टर्म I J आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मतलब कि देखो क्वेश्चन में दिया था 5 दिया था और 5 न्यूटन दिया था और ये 5 न्यूटन दिया था। ये देखो ईस्ट की तरफ है हमारा और ये नॉर्थ की तरफ है और ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। तो हम इसका निकालेंगे। यहाँ पर जानते हो एंगल की तरफ cos थीटा आता है तो 5 √2 cos 45 3 निकालेंगे तो 5 न्यूटन मिलेगा, ठीक। 5 न्यूटन ये मिल गया, 5 न्यूटन मिल गया, हो गया 10 न्यूटन। यहाँ पर फिर निकालेंगे साइन तो यहाँ पर 5 न्यूटन ये मिल गया, 5 न्यूटन हो गया। यहाँ पर फिर होगा 10 न्यूटन। तो हम यहाँ आई कैप के लगे देखेंगे तो 10 न्यूटन हो गया। 5 5 10 तो यहाँ देखेंगे 5 5 10 यहाँ 10j कब होगा। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो √200 हो जाएगा। तो इसको √200 कैसे लिखेंगे 10 √2 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर ये देखते हैं डायरेक्शन कॉसिन देखते हैं। जैसे A = AXI कैप + AYJ कैप + AZ कैप, ठीक। ये देखो यहाँ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम इसका निकालेंगे √AX² + AY² AZ²। और यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा = 1 होता है। यहाँ देखते हैं sin स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर बीटा + sin स्क्वायर गामा = 2 होता है। यहाँ देखते हैं यहाँ 1 होता था, cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा = 1 होता था। यहाँ पर देख रहे हैं sin स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर बीटा + sin स्क्वायर गामा = 2 होता है। यहाँ पर देखते हैं ये फोकस ये मेन करने वाला। यहाँ तुमको ऐसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ कॉसिन बताओ, कॉसिन डायरेक्शन ऑफ कॉसिन। तो हम एक्स एक्सिस पहले देखेंगे तो एक्स एक्सिस देखेंगे cos अल्फा निकालेंगे एक्स एक्सिस का। तो जब एक्स एक्सिस का देखेंगे तो हमें एक्स एक्सिस का ही लेना है। देखो हमें ए वेक्टर ए एक्स एक्सिस का लिया और मैग्नीट्यूड भी ए का ही लेना है, ठीक। यहाँ पर y का देखो, y एक्सिस का देखोगे cos बीटा का y लेना है और यहाँ मैग्नीट्यूड ए लेना है। यहाँ z एक्सिस को देखेंगे, ये हमारा z एक्सिस को देखेंगे, गामा को देखेंगे, यहाँ z लेना है और नीचे a वेक्टर लेना है, ठीक। यहाँ पर हमें एक चीज़ कॉमन रखना, जो a वेक्टर है
हमें मैग्नीट्यूड नीचे सेम है, नीचे सबका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जब बीटा आएगा तो यहाँ वाई का लेंगे और गामा अल्फा आएगा तो एक्स का लेंगे और यहाँ जेड का लेंगे। फार्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक। अब यहाँ देखते हैं स्पेशल पॉइंट, अगर वेक्टर कैन बी रिसॉल्व टू इनफाइनाइट नंबर कंपोनेंट। वेक्टर की यूज करते हैं, वेक्टर को हम रिसॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर अगर आ गया तो वेक्टर से हम इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10 आई के 10 टाइम्स हो गया 10 के। और ये देखो अगर प्लेन 2D में मैक्सिमम नंबर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2 होता है। 2 कोई पूछेगा अगर इन प्लेन में 2D में वेक्टर नंबर कंपोनेंट वेक्टर कितना होता है तो 2 होता है। इन स्पेस 3D मैक्सिमम नंबर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3 होता है। ध्यान रखने वाला, इन स्पेस 3D मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर 3 होता है, ठीक। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से देखते हैं। पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉसिन, पहले हम इसको पकड़ेंगे कैसे कहा है। डायरेक्शन ऑफ कॉसिन ऑफ वेक्टर है ए वेक्टर, हम ए वेक्टर प्लस का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि ए वेक्टर दिया हम इसको मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई जे कैप हो गया, ए जेड हो गया। तो हमें पूछा यहाँ पर देखो हम कॉस अल्फा निकाल रहे हैं, इसका ये देखते हैं यहाँ पर देखो √5 आ गया था, यहाँ कॉस अल्फा इक्वल टू √2 बीटा हमारा वाई एक्सिस ऊपर लेंगे, गामा में हम जेड एक्सिस लेंगे और नीचे ए मैग्नीट्यूड होगा। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉसिन। देखो ये a माइनस बी है, a 2k माइनस 3j हम बी वेक्टर देखेंगे। यहाँ पर देखो रिजल्टेंट हमारा, ध्यान से देखें रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो a माइनस बी हो गया। तो हम इसको 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 i कैप हो जाएगा, और 3 में से माइनस 2 माइनस करेंगे 1 j कैप हो जाएगा, और प्लस के माइनस 3 k कैप्स को माइनस करेंगे तो माइनस 2 k कैप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो √5 हमारा आ जाएगा, ठीक। ये हमारा रुको, ये हमारा प्लस है, ये हमारा यहाँ प्लस था, ये हमारा प्लस है, ठीक। यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ हमारा √5 कैप आ गया, ठीक। तब कॉस अल्फा हम निकालेंगे, कॉस अल्फा पे हम पहले ऊपर हम एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस हमारा 0 है, रिजल्ट √5 है, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, वो कॉस बीटा 1 था, यहाँ 1 ले लेंगे, √5 ले लेंगे। कॉस गामा में जेड एक्सिस -2 है, जेड एक्सिस +2 है, जेड एक्सिस हमारा +2 है, √5 हो गया। हमारा ये पार्ट खत्म हुआ, सब्ट्रैक्शन वेक्टर खत्म हुआ, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट जैसे वर्क ऑन एनर्जी में यूज होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट ज़्यादातर एंगुलर मोमेंटम टॉर्क निकालने में कुछ फार्मूले में बहुत यूज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है, आगे चल के यूज होता है, ठीक। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हम देखते हैं कैसे। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी को इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया। यहाँ देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला है, ठीक। कॉस थीटा यहाँ पर आता है, यहाँ वेक्टर डॉट वेक्टर को स्केलर हमें मिल गया, ये स्केलर प्रोडक्ट तो हमें एक्स स्केलर मिल गया, ठीक। और यहाँ पर स्पेशल पॉइंट देखते हैं, स्पेशल पॉइंट देखते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कम्पिटेटिव मतलब ए डॉट बी भी आगे हो गया, ये फॉलो करता है, हमेशा फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट कम्पिटेटिव वाला फॉलो करता है, ठीक। और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रक्टिव था, उस तक कंस्ट्रक्टिव था, यहाँ डिस्ट्रक्टिव मतलब एसोसिएशन नहीं हो रहा, छिटक रहा है, डिस्ट्रक्टिव मतलब छिटक रहा। देखो ये ए डॉट बी प्लस 3 अक्षर में चिपके थे, इसको छिटक गए, ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी। डिस्ट्रक्टिव मतलब छिटकना, तो हो गया ए डॉट बी डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है, यहाँ एसोसिएटिव नहीं कहा है, क्योंकि एडिशन में एसोसिएटिव भी कहा था, सब्ट्रैक्शन में दोनों कुछ नहीं था, इसमें देखो डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ एसोसिएटिव नहीं है, ठीक। अगर थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 डिग्री हमारे 1 होता है, तो ए डॉट बी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर थीटा 90 होगा तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ए डॉट बी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अगर थीटा 180 हो जाए तो यहाँ कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मिनिमम -1 हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो माइनस लग गया है, माइनस ए बी, तो आर मिनिमम हो गया, ठीक। अब देखते हैं तो करते कैसे हैं, सवाल कैसे होता है, यहाँ से देखते हैं सवाल कैसे होता है, ठीक। जैसे फाइंड ए डॉट बी मिल गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ए डॉट हम इसको इंटू कर लेंगे, ए एक्स बी एक्स इंटू कर लिए, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड पूरा कर लिए, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे फाइंड ए डॉट बी, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे वर्क ऑन एनर्जी में आएगा, क्योंकि जब वर्क का फार्मूला पढ़ते हैं वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा बनता नहीं है, तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट ही यूज होता है, क्योंकि वर्क एनर्जी में यूज होता है, ठीक। यहाँ फाइंड देखते हैं ए डॉट बी, यहाँ देखो आई के -2j के ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको हम गुणा करेंगे आई से, 3i 3 के 3 देखो 3i हो गया, +2 से गुणा करेंगे -2 हो गया, और -4 का 4 2 4 12 -12 हो गया। एक बात और ध्यान रखना, गुणा करके ये इतना आ गया, यहाँ पर हम -14 और 3
-43 जब माइनस करेंगे 14 में से 3 तो -11 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 11 आंसर होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाला है, जैसे माइनस और प्लस अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा माइनस निकलेगा। देखो प्लस और माइनस से जब गुणा हुआ तो हमें माइनस मिला नहीं मिला। और जब हमें एक बार और ध्यान रखना, जब माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन मिलेगा माइनस गुणे माइनस। ठीक, ये देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालना तो हम आगे यहाँ 0 ले लेंगे। देखो -7 आई अल्फा हो गया, यहाँ से गुणा किया 2, यहाँ देखो 3 -3 हो गया। प्लस और माइनस से जब पूरा करोगे तो माइनस से डोमिनेंट हो जाता है, माइनस आ गया 0 0। यहाँ -7 अल्फा इक्वल टू 3 -2 हो गया, -7 अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ देख रहे हो अल्फा इक्वल टू 1 -7 हो गया, अल्फा हमारा निकल गया। तो यहाँ माइनस ऊपर चला गया, -1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सेम ऐसे होगा। देखो आई जे का यहाँ पर यहाँ आई नहीं था, तो जब आई नहीं था तो वो 0 है, तब 0 से 0 करोगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर भी जे नहीं था तो 0 मिलेगा। यहाँ पर 5 था तो 5 आंसर आ गया, सिर्फ 5 था। ठीक, यहाँ पर देखते हो बहुत आसान है यार, डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है। देखो ए डॉट बी, यहाँ देखो -j था, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ जे था, ऊपर जे था, यहाँ पर इसलिए 2 आ गया, -2 आ गया। और यहाँ 0 था तो 0 आ गया, -2 आंसर आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में एक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता है, उसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी, और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, बी के रिस्पेक्ट में ए वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी आगे आ रहा है तो रिस्पेक्ट में ए। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं बी कॉस थीटा, हम यहाँ बी की परछाई ए पर। ठीक, यहाँ पर ये सब देखेंगे, सीधे फार्मूला पे आएंगे। ये फार्मूला मेन है, फार्मूला याद रहेगा तभी तुम क्वेश्चन लगाओगे। याद फिजिक्स तभी स्ट्रांग होता है ज़्यादातर क्वेश्चन लगाने से और फार्मूला बार बार रिवाइज करने से। जो क्वेश्चन में डाउट हो उसको बार बार सॉल्व करने से इजीली सॉल्व होने लगता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे तो बाद में तुम्हारा पेन और पेपर भी कुछ नहीं काम करेगा। पेन ही नहीं चलेगा तो जितना तुम पढ़ लो, जितना थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने से नहीं है। आप रोज सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, सोचो कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। मैंने इसमें सारे फार्मूला दे दिए हैं, वेक्टर में इतने ही फार्मूला है, इतने यूज होते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं बी कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ ए डॉट बी है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोल देंगे। डॉट प्रोडक्ट ए मैग्नीट्यूड, यहाँ ए यूनिट कैप, इसका फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। कोई पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर, ए यूनिट कैप का फार्मूला जानते ही हो। अब यहाँ अगर हम यहाँ ए को वेक्टर बनाते हैं तो यहाँ नीचे हमारा स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला याद है। ये वेक्टर फॉर्म है। अगर स्केलर फॉर्म में पूछे तो हम ये लगाएंगे, स्केलर फॉर्म में पूछे, और वेक्टर फॉर्म में पूछे ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, और देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, सेम फार्मूला ए कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा, हमेशा ऐसे याद करिए, ऐसे मत याद करो। ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा, नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, बगल जिसका पूछा है उसका यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। ध्यान देने वाला बात है ये, जिसका पूछा है उसका यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, नीचे भी ऊपर भी। उसका बगल जिसका पूछा है उसका यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, उसका जो नहीं पूछा उसका यूनिट वेक्टर आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा। ये ध्यान देने वाला, क्योंकि तो आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देखो बी कॉस थीटा पूछा था, बी पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड नहीं आया, ए यूनिट का वेक्टर आया और इसका ए का भी मैग्नीट्यूड आया। बी पूछा था, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर नहीं आया। ठीक, इसमें देखते हैं यही फार्मूला ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट बी यूनिट वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में बुलाएंगे तो नीचे मैग्नीट्यूड हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब प्रोजेक्शन हमारा ए का पूछा है। ठीक, तो हम ए कॉस थीटा लिखेंगे, ऊपर डॉट प्रोडक्ट हो गया, जिसका था जो पूछा था उसका यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे। देखो जो पूछा था ए का पूछा था, यहाँ बी का यूनिट लिख दिया, बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। यहाँ 2 - 1 हो गया, ये देखो 2 - इसका हम ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, इसका हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इसका यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता होगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, ये फार्मूला था। यूनिट वेक्टर हमें पीछे पढ़े थे 9th पॉइंट में पढ़े थे यूनिट वेक्टर। जैसे इतने टाइप्स के वेक्टर तो वहाँ पर यूनिट वेक्टर पढ़े थे। जैसे यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 जेके हो गया, वेक्टर हमारा √5 था, दोनों गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब इसको बी का प्रोजेक्शन पूछा है तो हम बी का निकालेंगे। देखो ए का कैप हो गया और बी का मैग्नीट्यूड हो गया। देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो गया, यहाँ √5 हो गया, फिर यहाँ आई -2j हो गया, √5 हो गया, इसे कट पिट करके यहाँ -i2j होगा। सेम ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर लोगे, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। और जी में इसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने देखा है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान टॉपिक है। क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादातर उसमें यूज होता है टॉर्क में, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यूज होता है टॉर्क में, होता है एंगुलर मोमेंटम में यूज होता है। ठीक, यहाँ पर वहाँ पर देखा था ए बी कॉस थीटा था, यहाँ क्रॉस है, यहाँ देखो वहाँ डॉट लग रहा था, यहाँ क्रॉस था। यहाँ पर इसका फार्मूला होगा ए बी साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा आ गया। ठीक,
वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर मिल गया हमें। क्रॉस वेक्टर दो प्रोडक्ट सेम प्लेन विल बी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट्स दो वेक्टर सेम प्लेन में होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बीइंग एट राइट हैंड थंब रूल। हम जब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ज़्यादातर यूज करते हैं। आगे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल कैसे। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल समझते हैं। ठीक, राइट हैंड थंब रूल जैसे ए बी और आर हो गया, हमें ऐसे दिया रहेगा जैसे ए बी आर हो गया, तो हमें ये ध्यान देना है फर्स्ट ए को हम फिंगर, जैसे ए है, देखो ए है, ए की तरफ हम फिंगर ले जाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ए की तरफ हम फिंगर ले जाएंगे और बी की तरफ हम देखो ए की तरफ फिंगर ले गए और बी की तरफ हम कल करेंगे, जैसे मोड़ेंगे बी की तरफ मिलेंगे और वेक्टर हमारा ऊपर जा रहा है। देखो वेक्टर ऊपर जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से समझेंगे। ठीक, यहाँ हमें एक्स दिया है और वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, ध्यान से देखेंगे, एक्स हमें वाई दिया है। अब एक्स की तरफ हमारा ट्रिक क्या कहता है, एक्स की तरफ पहले फिंगर ले जाओ। एक्स हमारा इस तरफ है, एक्स तरफ हम फिंगर ले गए, एक्स तरफ फिंगर ले गए, अब हमें वाई की तरफ मोड़ना है, क्योंकि मोड़ नहीं रहा है तो हम ऐसे ले जाएंगे। इस तरफ वाई नहीं आएगा ना, वाई इस तरफ जाएगा तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे। एक्स की तरफ फिंगर ले गए और वाई की तरफ मोड़े तो देखो ये नीचे जा रहा है। ठीक, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, जेड आ गया। और वहाँ देखते हैं वाई, देखो वाई इंटू एक्स हो गया, वाई इंटू एक्स हो गया, वाई की तरफ फिंगर ले जाओ, वाई की तरफ फिंगर ले जाओ और जेड की तरफ मोड़ो, जेड की तरफ मोड़ो, जेड के जैसे वाई की तरफ फिंगर ले गई, जेड की तरफ मोड़ो, देखो एक्स एक्सिस हो गया, जेड हमारा नीचे है, ये थ्री में देखना है ना, वाई की तरफ फिंगर ले गई और जेड की तरफ एक्स एक्सिस मिल गया। ठीक, ऐसे ही हम इफेक्ट निकाल सकते हैं। ये देखो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ए बी इक्वल टू जैसे ए है, ए की तरफ फिंगर ले गई, अब बी की तरफ मोड़े, डाउन डाउन हुआ, प्लस के हो गया, अब बी डॉट ए माइनस के ए निकलेगा। देखो बी की तरफ फिंगर ले गए, बी की तरफ फिंगर ले गए और इसको कल किए, इस तरफ आया, माइनस के हो जाएगा। ठीक, इसको आगे देखते हैं। हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे ऐसा मिला है, पहले जो दिया रहेगा उसके तरफ तो फिंगर ले जाओ और जो बी दिया रहेगा उसके तरफ कल करो और जो मिले वो वेक्टर वो हमारा मिलेगा। अब बी से हम कल करेंगे, एक तरफ फिंगर जाएगा। ठीक, ये हमेशा याद रखो, ये पॉइंट राइट हैंड थंब रूल आसान हो जाएगा। ठीक, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले फार्मूला में जब लगाओगे ये इतना ये याद रहेगा ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये राइट हैंड थंब रूल ये हर जगह लगता है, इसको लगा लोगे तो आ जाएगा। ठीक, स्पेशल पॉइंट देखते हैं। इस स्पेशल पॉइंट में वेक्टर प्रोडक्ट इज ए नॉट कम्यूटेटिव लॉ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। और सेकेंड, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव है मगर वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ मतलब जैसे ए डॉट बी आगे ना आना चाहिए, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। डिस्ट्रक्टिव मतलब ए प्लस 3 है तो यहाँ डिस्ट्रक्ट होकर ज़्यादा होकर गया, उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ठीक, देखो ये आई 1 साइन 0 हो जाएगा, जैसे जे क्रॉस करोगे 0 हो जाएगा, के से के क्रॉस करोगे 0 हो जाएगा। ठीक, आई से आई क्रॉस करोगे तो 0 हो जाएगा, वहाँ डॉट क्रॉस करे थे 0 नहीं हो रहा था, यहाँ से जे क्रॉस करोगे 0 हो जाएगा, के क्रॉस करोगे 0 हो जाएगा। आई इंटू जे इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू साइन 90 डिग्री के हो जाएगा। आई इंटू जे करोगे तो के हो जाएगा, जे इंटू आई करोगे माइनस के हो जाएगा और जे इंटू के करोगे तो आई कैप हो जाएगा और के इंटू जे करोगे तो माइनस जे कैप हो जाएगा और आई इंटू के करोगे तो माइनस जे कैप हो जाएगा और के इंटू आई करोगे तो जे कैप हो जाएगा। ठीक, के इंटू आई करोगे तो जे कैप हो जाएगा। जैसे देखो आई से जे किए तो के मिल गया और हमारा और जे से के किए आई मिल गया, जे से आई किए तो आई मिल गया और के से आई किए जे मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर ये देखते हैं थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री, देन थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा और 180 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये जब 0 आ जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ये देखते हैं थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री 1 होता है तो ए वेक्टर और इंटू क्रॉस वेक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये देखते हैं फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ए वेक्टर बी वेक्टर ए सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, देन ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू 0, मतलब ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है तो ए डॉट बी इंटू सी 0, मतलब ये ए का परपेंडिकुलर बी इंटू सी है। ठीक, हम यहाँ फार्मूला ऑफ द फाइंड द एरिया, हम फार्मूला द फाइंड द एरिया हम ट्रायंगल में क्या करते हैं, जैसे ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल में 1/2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, यहाँ क्रॉस होता है पैरेललोग्राम पे 1/2 नहीं होता है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर होता है पैरेललोग्राम पे 1/2, ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे पैरेललोग्राम दो सेम है, यहाँ साइड है मतलब 4 कोना साइड मतलब, और डायगोनल मतलब जैसे ये डायगोनल है तो डायगोनल में हम 1/2 लेंगे और इसमें डायगोनल में 1/2 लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट टिक लगाते हैं। पहले देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, जैसे ए बी सी डी बी ई ए सी एफ आई लिख देंगे। वैसे ही याद रखना कि तलवार लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। देखो ये तलवार लेफ्ट की तरफ चलेगा। जैसे ये हमें क्वेश्चन में दिया है, पहले हम इसको बॉक्स बना लेंगे और नीचे हाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले ये लिख लेंगे, ये देखो पहले हमारा आई कैप, ये आई कैप है और ये हमारा जे कैप है, माइनस जे कैप, ये इतना हमको लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, प्लस ये लिखना है और बीच में माइनस लगा देना है, ठीक। फिर उसके बाद हम ए से देखो हमें ए लेना है, ए से तो हम यहाँ ई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरफ चलेगा, और फिर एफ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये करेंगे, ठीक। ये देखो ई आई हो गया माइनस एफ एच हो गया, ठीक। अब बी है, बी को हाइड कर लेंगे। बी को जब हम हाइड करेंगे तो ये देखो डी और आई हो जाएगा, डी आई हो जाएगा और एफ जी हो जाएगा, एफ जी हो गया, ठीक, माइनस एफ जी हो गया। अब फिर सी है, सी को हाइड कर लो, अब इसको इससे करो, डी एच हो गया, फिर ई जी हो गया, ठीक, माइनस। अब देखते हैं क्वेश्चन 1, फाइंड द वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर। देखते हैं आगे देखते हैं, ये सवाल है क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट जैसे बी क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर करना है तो हमें ये दिया है आई जे के दिया है, और जैसे ये 4 दिया है, -10 0 5 -3 0 हो गया। तो हम जैसे आई यहाँ हम ये लिख देंगे, पहले हम आई लिख देंगे, फिर माइनस जे लिख देंगे, फिर प्लस के लिख देंगे, ठीक। फिर इसको लिख देंगे, यहाँ पर देखो इसको हाइड कर लेंगे तो ये हमारे दोनों बचेगा, -10 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 -3 करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम जे को हाइड कर लेंगे तो 4 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और के को जे हाइड किए ना 5 × 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस के को हाइड जब करेंगे तो 4 -3 -12 हो गया और 5 -10 हो गया, -15 हो गया। तो यहाँ देखो ये माइनस बीच में ब्रैकेट बीच में माइनस था, -15 तो प्लस हो गया, ठीक। तो हमारा आंसर 38 के हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन 2, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ए इंटू बी वेक्टर। फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ए इंटू बी वेक्टर होता है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं ए 2i + 3j + 2k बी = i - j - k, ठीक। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम पहले सबसे पहले ये बनाएंगे, आई क्या बनाएंगे, जे क्या बनाएंगे, के बनाएंगे और सीधा लिख देंगे 2 1 3 -1 फिर 2 1, ठीक। उसके बाद ये लिख देंगे, ये हमें लिखना है, ये पहले लिखना है, ये इतना लिख देंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, आई कैप बीच में माइनस लगा देंगे, फिर माइनस जी ये हमारा लिखना है, तो उसके बाद प्लस के कैप यहाँ पर माइनस ऐसे लिख देंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ होगा, ठीक। ये हम इसको ऐसे लिख दिए, इसको लिखेंगे, ये देखो आई को हाइट किए 3 × 3 गुणे 1 3 गुणे 1 यहाँ पर हो गया 3 × 1 और 2 - 2 + 3 हो गया, यहाँ -1 था, ठीक। ये -1 था, 3 -1 हुआ, -3 हो गया और 2 - 1 2 हो गया, यहाँ माइनस था, तो इसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लेकर चलोगे तो गलत नहीं होगा, माइनस हुआ तो यहाँ प्लस हो गया है, देखो -3 + 2 को क्या कहते हैं -1 हो जाएगा, तो -i कैप लिख दिए और यहाँ जे था, जे को हाइड कर लिए, 2 -1 हो जाएगा, देखो 2 - 2 और ये देखो जे को हाइड जब किए हैं 2 × 2 हो गया तो -4 हो जाएगा, -4 तो -4 प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे, के को हाइड करके लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही होगा, देखो यहाँ देखो इसमें पूछ रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए = 2i - 2j + k कैप बी = i + 2j + 2k। यहाँ पर देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, सेम पहले इसको पहले बना लेना है, इसको तुमको पहले बना लेना है, फिर आई को लिख लेना, -j लिख लेना, + के लिख लेना, फिर इसको बॉक्स बना लेना, फिर बॉक्स के बीच में माइनस लगा कर तब उसके बाद क्रॉस करना है। क्रॉस हमेशा पहले हाइड करके और लेफ्ट की साइड चलेगा, जैसे इसको मैं हाइड किया, आई को हाइड किया तो ये लेफ्ट की चलेगा, -2 × 2 लेफ्ट की साइड चल रहा है ना, ये लेफ्ट की साइड का, फिर तब राइट करना, ठीक। तलवा नहीं चलता, इस तरफ करना है, ठीक। अब ये देखते हैं, इसको ऐसे करने के बाद रिजल्टेंट हमारा √181 आएगा, तो रिजल्टेंट हमारा 9 आ गया। तो हम आर यूनिट वेक्टर पूछा था, तो आर यूनिट वेक्टर प्लस ऊपर हम लिख देंगे वेक्टर लिख देंगे, आर का वेक्टर लिख दिया और ऊपर रिजल्टेंट 9 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक। ऐसा देखो कॉन्सेप्ट फाइंड द एरिया 8, देखो इसमें सेम दिया है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ देखो डायगोनल पूछा है तो 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ साइड पूछा है ट्रायंगल का, तब भी 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों सेम है। यहाँ साइड पूछा है पैरेललोग्राम का, वहाँ देखो डायगोनल पूछा था, इसलिए ट्रायंगल के सेम तरह फार्मूला लग रहा था, ठीक। यहाँ पर देखो साइड पूछा है पैरेललोग्राम का, तो ये फार्मूला लगेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ना कि 1/2 नहीं होगा, ठीक। ये देखो ये ऐसे किए हैं, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, क्रॉस प्रोडक्ट 1/82 निकल गया, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड निकालना है, 2 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर से क्रॉस प्रोडक्ट में 5 देखते हैं, जैसे XYZ हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया ईच अदर, तो XYZ इज कोप्लेनर। हमेशा याद रखना, जब XYZ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0, ठीक। ऑलवेज 0, इसलिए हमारे ये 0 हो जाएगा, कोप्लेनर इज ऑलवेज 0 आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखते हैं
ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, ए कैन बी पैरेलल, ए डॉट बी सी कैन पैरेलल। अगर जब पैरेलल है तो वहाँ पर हम ऐसे ए डॉट बी और ए डॉट सी कैन बी पैरेलल, ये ए डॉट बी सी पैरेलल है तो हमें यहाँ पर बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। देखो बी और सी ये परपेंडिकुलर है क्योंकि दोनों पैरेलल है। ए डॉट बी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट पता चल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इफ पी इंटू क्यू इक्वल टू आर, देन पी क्रॉस प्रोडक्ट क्यू इक्वल टू आर। तो हमेशा पता होना चाहिए पी का परपेंडिकुलर क्यू होगा और क्यू का परपेंडिकुलर आर होगा। देखो आर का परपेंडिकुलर पी लिख दिया, आर का परपेंडिकुलर क्यू लिख दिया, फिर आर का परपेंडिकुलर पी डॉट क्यू होगा। ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ऐसे दिया है, तुम्हें ऐसे दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए आर का परपेंडिकुलर पी होगा, आर का परपेंडिकुलर क्यू होगा और आर का परपेंडिकुलर पी प्लस क्यू होगा। ठीक, आर का परपेंडिकुलर पी प्लस क्यू होगा। ठीक, इसीलिए ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पूछा था रिजल्टेंट ए बी हो गया तो एंगल ए बी। देन देखो अगर बीटा ग्रेटर है तो एंगल, तो ए वेक्टर, अगर बीटा ग्रेटर है तो बी वेक्टर छोटा हो जाएगा। ठीक, ये तो हम पैरेललोग्राम पे पढ़े थे, वहाँ पर पैरेललोग्राम पे। ठीक, यहाँ देखते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी रिजल्टेंट। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंगल क्या होगा, ये हम नल वेक्टर पढ़ते हैं। देखो यहाँ जब हम ए प्लस बी, यहाँ देखो ये यहाँ पैरेलल बन गया तो पैरेलल हमारा जीरो हो जाएगा। ए प्लस बी जब cos 90 लोगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। फिर इसका भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा माइनस से, तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ वहाँ पर स्पेशल पॉइंट लिखा था जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी रिजल्टेंट, ये वेक्टर एडिशन है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ नल वेक्टर आ जाएगा। तो नल वेक्टर हमेशा जीरो होता है। ठीक, ये पीवाई को बहुत पूछा गया है। ठीक, हर क्वेश्चन नीट में। अब यहाँ ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फोर्सेस नेवर बी रिजल्टेंट टू, मतलब ऐसा पेयर ना बनाओ कि रिजल्टेंट 2 न्यूटन हो जाए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 न्यूटन ऐसा पेयर मत बनाओ कि रिजल्टेंट 2 न्यूटन हो जाए। तो हम ये देखेंगे 1 न्यूटन माइनस करेंगे, 1 न्यूटन प्लस करेंगे 2 न्यूटन बन गया, 4 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन माइनस प्लस करेंगे तो 5 न्यूटन बन गया। अगर हम 1 मानेंगे तो 3, इसमें देखो ये हमारा 3 न्यूटन बन रहा है इसमें, और 5 न्यूटन बन रहा है इसमें, हमारा 2 न्यूटन बन रहा है और 0 न्यूटन बन रहा है। ठीक, इसमें 2 से 0 बन रहा है, 2 न्यूटन है, 0 बन रहा है। ठीक, इसमें देखो यहाँ से 2 न्यूटन नहीं बन रहा है, इसलिए फोर्थ आंसर हो गया। देखो 0 से ए माइनस बी करोगे और ए प्लस बी करोगे तो बीच में 2 न्यूटन ना बनना चाहिए। ठीक है, 2 4 न्यूटन, 2 माइनस 2 न्यूटन बन जाएगा। देखो ये 3 में से 1 घटाओगे 2 ही न्यूटन बनेगा ना, इसमें 2 न्यूटन नहीं बन रहा है। इसमें देखो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 न्यूटन बन रहा है, अगर 4 + 1 करोगे तो 5 न्यूटन बन रहा है। ठीक, चलो ये देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी डॉट ए। इसमें देखो ये वेक्टर एडिशन है और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है। हमेशा देखो वेक्टर एडिशन और डॉट इनटू बैक क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू हमारा 0 मिलेगा। देखो ए डॉट बी डॉट और ये वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि इसमें देखो ये कॉस है, ये साइन है, ये हमारा ए डॉट बी, यहाँ पर ये देखो ये कॉस आता है, इसे साइन आता है, तो ये हमारा ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। देखो ये आर परपेंडिकुलर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये हमारा इसको रिजल्टेंट मान लो, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया और ये हो गया। देखो नीचे देखो, ये नीचे एक्सप्लेन किए हैं, आर परपेंडिकुलर ए डॉट वेक्टर से 0 हो गया। ठीक, क्योंकि आर परपेंडिकुलर है ए डॉट बी से तो 0 कहते हैं, इसलिए 0 हो गया। यहाँ देखते हैं ए क्रॉस वेक्टर बी और बी क्रॉस वेक्टर बी, द एंगल बी एंड सी बी, यहाँ का भी 0 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल होता है। ठीक, ए डॉट बी और बी डॉट बी, तो हमारा ए से निकालना है, ए और सी निकालना है, तो ए सी हम में भी 0 हो जाएगा। ये देखो बी पैरेलल सी 0, देन ए पैरेलल सी, यहाँ पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल पता है कि पहले हम शुरू में पता था टाइप्स ऑफ पैरेलल में एंगल 0 होता है, तो यहाँ एंगल 0 हो जाएगा। ठीक, विच आर द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटीज, हम वेक्टर आइडेंटिटीज देखेंगे। देखो P इंटू क्यू और Q इंटू पी, ये ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस वेक्टर में हमें ये पता है कि कॉमेटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। यहाँ पर क्यू आगे आ गया, इसलिए इसमें कॉमेटेटिव लॉ फॉलो ही नहीं होता, क्यू आगे आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए ये गलत होगा, इसलिए हम फास्ट पूछा ना, इसलिए गलत हो गया। ठीक, अब ये देखो ये APIMT में 2015 में पूछा गया है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये दिया है ये वेक्टर दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, और वैल्यू ऑफ टी व्हिच इज द ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है तो ईच अदर, ये फॉर्मूला दिया। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, जैसे ए डॉट ए परपेंडिकुलर बी हो गया, फिर इक्वल टू ए डॉट बी 0 होता है तो cos 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये ऑर्थोगोनल था इसलिए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। जब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे पहले ये लिखो, इसको दोनों गुणा करेंगे, ए बी वेक्टर को गुणा करेंगे, जब ए वेक्टर बी वेक्टर को गुणा करेंगे, ये देखो
ए वेक्टर बी वेक्टर गुणा किया, देखो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, ये हमारा बेसिक मैथ में ये आइडेंटिटी जैसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी इक्वल टू ये होता है कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक। कॉस ए और कॉस बी प्लस साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक। तो जब इसको हम गुणा किए, देखो ये हमने गुणा कर लिया, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट वाला गुणा कर लिया, ये डॉट वाला इसको हमने डॉट बना लिया, ठीक। इसको हम डॉट बना लिया, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद ये हमें मिलेगा, ठीक। जब ये मिलेगा तो 2 में से बी टी माइनस करोगे तो बी टी अपन 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस बी टी बाई टू हो गया, और यहाँ पर 0, और कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 कब आता है, कॉस 0 90 डिग्री में आता है। जब 90 डिग्री को रेडियन में हम करेंगे तो पाई बाई 2 होगा, तो पाई बाई 2 का 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो डब्ल्यू टी अपन पाई हो गया, तो हमें टी निकालना, टी इक्वल टू हो गया पाई अपन डब्ल्यू हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ कुछ लोग पूछेंगे 0 से यहाँ 90 कैसे ले आए। अब कॉस 0 किस में आता है, 90 वैल्यू में आता है, और 90 डिग्री को हम रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 2 होता है, ठीक। तो यहाँ कॉस पाई बाई 2 हो गया, तो यहाँ पर टी इक्वल टू पाई बाई डब्ल्यू हो गया। इसी के साथ वेक्टर समाप्त होता हुआ। नीट एक्स्ट्रा एक्स चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रिवीजन मस्ट है, मतलब रिवीजन मस्ट है, इसको बार बार तैयार करें। ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, इससे यूज ज़्यादा होता है, जैसे इस सब में तो कुछ इसमें यूज होता है, एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, और यूज होता है, क्योंकि यूज ज़्यादा होता है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में होता है। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।